महानगरों का स्थानीय प्रशासन हमने विगत वीडियो में पढ़ना आरंभ कर दिया था। बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड भारत में स्थानीय प्रशासन, जो कि लोक प्रशासन का एक प्रश्न पत्र है, हम यहाँ उसका अध्ययन कर रहे हैं। और हमने अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से बहुत सारे बिंदुओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। हम इस समय महानगरों में स्थानीय प्रशासन की बात कर रहे हैं और इसमें हमने नगरीय प्रशासन, नगर निगम की स्थापना की बात हमने की। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज हम महानगरों में स्थानीय प्रशासन में नगर निगम का अध्ययन कर रहे हैं। हमने नगर निगम के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझा, उसके बाद हमने नगर निगम की विशेषताओं को समझा। आज हम इस वीडियो में नगर निगम के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। नगर निगम के संगठन को आप नगर निगम की संरचना भी कह सकते हैं। नगर निगम के संगठन को हम कुछ बिंदुओं में समझते हैं। जब हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे थे, वहाँ हमने नगर निगम का अध्ययन संक्षेप में कर लिया था और हम नगर निगम का सामान्य परिचय अपने पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। नगर निगम के संगठन में ये बात हमने पहले भी समझी थी। आज क्योंकि हम नगर निगम को विशेष रूप से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम नगर निगम के संगठन में परिषद के बारे में भी समझेंगे। नगर निगम की एक परिषद होती है। नगर परिषद बात अलग है, आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा। नगर निगम के संगठन में परिषद है। नगर निगम की परिषद का तात्पर्य हुआ कि नगर निगम में पार्षदों का चुनाव होता है। महानगर का जो क्षेत्र है जिसमें नगर निगम की स्थापना की जानी है, उस क्षेत्र को कुछ वार्डों में बांट दिया जाता है। पूरे महानगर को कुछ वार्ड्स में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। वह प्रतिनिधि कैसे चुना जाता है आप जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था में रहते हैं और लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था में वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो जो मतदाता है वो वोट डालते हैं, जिसे बहुमत प्राप्त होता है वो उस वार्ड का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। तो परिषद में जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको हम पार्षद कहते हैं और पार्षदों का जो ये संगठन है उसको हम परिषद कहते हैं। तो नगर निगम के संगठन में सबसे पहले हम बात करते हैं परिषद की। तो परिषद में निर्वाचित सदस्य हैं जो अपने अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सवाल ये पैदा होता है कि एक परिषद में कितने सदस्य होते हैं। ये हर राज्य पे निर्भर करता है, उस नगर की जनसंख्या पर, उस नगर के भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करता है कि उस परिषद में कितने सदस्य होंगे। संवैधानिक प्रावधान सिर्फ इतना है कि एक परिषद में कम से कम 13 सदस्य होने चाहिए। बड़े नगर निगम जो है, बड़े महानगर है, वहाँ पार्षदों की संख्या अधिक होगी और छोटे नगर है, तुलनात्मक रूप से छोटे, वहाँ पार्षदों की संख्या कम होगी। दिल्ली, कोलकाता ऐसे नगर निगम हैं जहां परिषद में निर्वाचित पार्षदों की संख्या 100 है। कम भी हो सकती है लेकिन कम से कम न्यूनतम संख्या 13 होनी आवश्यक है। इस प्रकार का प्रावधान नगर निगम की परिषद के लिए है। नगर निगम की परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त एल्डरमैन का प्रावधान भी है। नगर वृद्ध हम हिंदी में इसको कह सकते हैं, एल्डरमैन या नगर वृद्ध। नगर वृद्ध वह सदस्य होते हैं जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होकर नहीं आते। इस बात को हम विगत कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। हम राज्यसभा जब पढ़ते हैं तब भी हम इस बात की चर्चा करते हैं कि कुछ हमारे नागरिक ऐसे होते हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका राजनीति में रुझान है, रुचि है, किंतु वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसकी जो भी वजह हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये जो प्रबुद्ध वर्ग है, इनके विचारों का लाभ हमारे लोकतंत्र को प्राप्त हो, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को प्राप्त हो, तो इस प्रबुद्ध वर्ग में से कुछ लोगों को मनोनीत कर दिया जाता है इस शासकीय संस्था में। हम नगर निगम का
जिक्र कर रहे हैं, तो नगर परिषद में ऐसे विशेषज्ञों को मनोनीत करने का प्रावधान है और ये मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि हर नगर निगम में नगर वृद्ध मनोनीत किए जाए। किसी स्थान पर किए जा सकते हैं और किसी स्थान पर नहीं किए जाते। हम हमेशा अपने राज्य का उदाहरण लेते हैं, तो हमारे राज्य में नगर वृद्ध मनोनीत करने का प्रावधान नहीं है। हमारे राज्य में नगर वृद्ध नियुक्त नहीं किए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में एल्डरमैन नियुक्त नहीं किए जाते, लेकिन नगरीय शासन का अनुभव रखने वाले 3-3 सदस्यों को नगर निगम में मनोनीत किया जाता है, जिसको हम सहवरण कहते हैं। 3 सदस्य, वह 3 सदस्य कौन है? जिनका नगरीय शासन का अनुभव है। यह अनुभव उनका विशेष अध्ययन के कारण भी प्राप्त हो सकता है, या नगरीय प्रशासन में किसी न किसी प्रकार की भूमिका वो पहले निभा चुके हैं, ये अनुभव भी उनका हो सकता है। जिन राज्यों ने एल्डरमैन या नगर वृद्ध चुनने की प्रथा को माना है, इस विचार को स्वीकार किया है, वहां पर इन नगर वृद्धों को किस प्रकार चुना जाता है, इसके कुछ प्रावधान निर्धारित कर दिए गए हैं। जब हम नगर निगम का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम नगर निगम का अध्ययन भारत के परिदृश्य में कर रहे हैं। राजस्थान का हम केवल उदाहरण ले रहे हैं, तो हमें अन्य राज्यों के बारे में भी इन प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई राज्य नगर वृद्ध नियुक्त करने के प्रावधान रखते हैं, तो वहाँ क्या चयन का आधार होगा। तो सबसे पहले नगर वृद्ध चयन में यह आधार लिया जाता है कि जिस क्षेत्र में नगर निगम है, उस क्षेत्र में राजनीतिक अनुभव रखने वाले वह व्यक्ति जो लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। एक महानगर है, उस महानगर में कोई व्यक्ति चुनकर लोकसभा का सदस्य बना होगा, कोई व्यक्ति चुनकर उस राज्य की विधानसभा का सदस्य बना होगा। तो जो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, उसे परिषद का सदस्य भी चुना जाता है। और ये जो परिषद का सदस्य चुना जा रहा है, ये परिषद में अपने विचार व्यक्त करता है, परिषद की बैठकों में भाग लेता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करते हैं, ये आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। लेकिन राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य जिस क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, उसे भी परिषद के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। और एक बात जो हम बार बार करते हैं कि नगर पालिका के कार्यों में, नगर पालिका प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को भी परिषद का सदस्य चुना जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो नगर वृद्ध हैं, जिनको अपने विशेष अनुभव या विशेष पद के कारण चुना जा रहा है, ये परिषद की मीटिंग्स में, बैठकों में भाग लेते हैं, विचार विमर्श में अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन ये मतदान में भाग नहीं लेते, इनको मताधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार नगर निगम के गठन में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि नगर निगम की एक परिषद होती है और उस परिषद में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं, एल्डरमैन होते हैं, जिनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये शक्ति राज्यपाल के पास है। मैं उम्मीद करती हूँ कि परिषद की अवधारणा या बात आपको समझ में आ गई होगी। परिषद के अतिरिक्त हम पढ़ते हैं मेयर होता है। जैसे पार्षद चुने जाते हैं, वैसे ही पार्षदों का जो अध्यक्ष होता है, परिषद का जो अध्यक्ष होता है, राजनीतिक अध्यक्ष होता है, उसे हम मेयर कहते हैं। किताबों में आपको मेयर या महापौर लिखा हुआ मिल सकता है। मेयर कहिए या महापौर कहिए, एक ही बात है। तो जो मेयर है वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। पार्षद के निर्वाचन में और मेयर के निर्वाचन में क्या फर्क है? पार्षद एक वार्ड विशेष का प्रतिनिधि होता है, तो उसके निर्वाचन में केवल उस वार्ड के मतदाता ही मताधिकार का प्रयोग करते हैं, वोट डालते हैं। और मेयर क्योंकि पूरे नगर का होता है, तो समस्त वार्ड्स के मतदाता मेयर के निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जिसे बहुमत प्राप्त होता है, जिस भी राजनीतिक दल के सदस्यों को बहुमत प्राप्त होता है, वो मेयर बन जाता है। इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त भी नगर निगम का एक संगठन का महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हम नगर निगम के बारे में जब पढ़ रहे थे तब हमने समझा कि नगर निगम में कार्यकारी और विमर्शकारी निकायों का पृथक्करण हुआ है। तो जो कार्यकारी निकाय है उसका मुखिया होता है नगर आयुक्त, कमिश्नर। ये नगर आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। नगर निगम में जो परिषद है और जो मेयर है, परिषद मतलब पार्षद है और मेयर है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित कर दिया गया है। हम बहुत दिनों से 74वें संविधान संशोधन, नगरीय स्थानीय संस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं और हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि 74वें संविधान संशोधन के बाद ये निश्चित हो गया है कि स्थानीय संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्य सरकार चाहकर भी इसके कार्यकाल को ज्यादा नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती। और अगर कार्यकाल के पहले स्थानीय संस्था को भंग कर दिया जाता है तो 6 माह के भीतर भीतर इनका निर्वाचन करवाना होगा। तो परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ, मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ। अब बात आती है नगर आयुक्त की। तो ये जो नगर आयुक्त है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राज्य सरकार के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। नगर आयुक्त का कार्यकाल इस तरह तय नहीं है कि नगर आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। सामान्यतः 3 से 5 वर्ष के बीच इनका कार्यकाल होता है सामान्यतः, लेकिन समय से पूर्व भी इनका स्थानांतरण होता रहता है। नगर आयुक्त की मुख्य भूमिका होती है कि वह परिषद को सहयोग देता है, वैचारिक सहयोग देता है और परिषद के जो बनाए हुए नीतियां हैं, कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करने में नगर आयुक्त की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अधिकांशतः व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाता है कि मेयर और आयुक्त के बीच में एक वैचारिक मतभेद रहता है, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार आयुक्त का स्थानांतरण कर देती है। एक सामान्य प्रवृत्तियां देखी जाती है, प्रशासनिक प्रवृत्तियां। तो आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष ही हो या 5 वर्ष ही हो, यह आवश्यक नहीं है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो आयुक्त का स्थानांतरण कितने अरसे बाद, कितने समय अवधि के बाद करती है। आयुक्त नियुक्त होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है और ये राज्य सरकार पे निर्भर करता है, एक नगर आयुक्त है। लेकिन इससे निर्वाचित नहीं है, इससे इसकी भूमिका कम नहीं होती। आखिरकार क्रियान्विति की पूरी जिम्मेदारी आयुक्त की होती है। नगर निगम के कार्यों को सुगम बनाने के लिए नगर निगम की कुछ समितियां होती हैं, जो समितियां मेयर के द्वारा गठित की जाती है। राज्य सरकार की भी उसमें भूमिका होती है। इन समितियों के बारे में हम अगले वीडियो में संक्षेप में समझेंगे कि कौन कौन सी समितियां होती हैं और इन समितियों का क्या दायित्व होता है। फिलहाल हम नगर निगम के संगठन में परिषद को, मेयर को, नगर आयुक्त को और नगर निगम की समितियों के बारे में सामान्य रूप से अध्ययन करें, अपने पुस्तकों में इसके बारे में पढ़ें। और हमेशा की तरह अगर आप में इसको किसी भी प्रकार का संशय हो, कोई बात कम समझ में आती है, तो आप इसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।